प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज फुल कोर्ट समाअत हुई है मखसूस निशस्तों के मामले पर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ है कि मखसूस निशस्तें उन्हें मिलनी चाहिए और इसी सिलसिले में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। आज तवील समाअत हुई, सुबह 9:30 बजे से लेकर तकरीबन 4 बजे तक ये समाअत चली है और उसमें पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए और उसके बाद फिर सलमान अकरम राजा साहब ने, जो कि कमर शोजब के वकील थे, उन्होंने तवील दलाइल दिए हैं। अब कल सुबह 9:30 बजे तक ये समाअत मुलतवी हुई है। इसमें जो बुनियादी निकात उठाए गए हैं, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने आज कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक सवाल उठाया था और कि 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली जमातों को सारी मखसूस नशस्तें दे देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बिल्कुल, आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मैंने आइन के तहत हल्फ लिया है, पार्लियामेंट में जाकर आइन में तरामीम करा लें। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो कुछ 2018 में हुआ वही 2024 में हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या पीटीआई को हमने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से मिन्नत समाजत की गई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दो। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने के लिए तरीक़ाकार देखना पड़ेगा। जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइन खवातीन और गैर मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाता। क्या यह बात दुरुस्त है? फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी, खवातीन नहीं, सिर्फ गैर मुस्लिम की हद तक यह पाबंदी मौजूद है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के सामने 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतल्लिक केस भी ज़ेर इल्तिवा है। हर गैर मुतल्लिका केस पर 100 मोटो लिया जाता है। ये तो परफेक्ट केस था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरी राय में पीटीआई को हमारे सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये हमारी निशस्तें हैं। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें जमात मानने से इनकार किया, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप इलेक्शन के बाद पीटीआई ज्वाइन करते तो आपका केस अच्छा होता। कल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और उसके बाद फिर समाअत जो है वो कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी की गई है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में इस हेयरिंग के दौरान मौजूद रहे। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। जहांगीर जदून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। अहमद अवैस साहब, एक बात जो आज चीफ जस्टिस ने कही है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद मेंबर्स थे, अगर वो आज़ाद जीतने के बाद पीटीआई को ज्वाइन करते तो ये एक परफेक्ट और स्ट्रांग केस होता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को की बजाय अगर वो पीटीआई में जाते। क्या वजह थी कि सर उस वक्त पीटीआई में, आज ये सवाल भी बार बार उठा, सलमान अकरम राजा साहब से सवाल होता रहा, क्या वजह थी पीटीआई ने ये क्यों फैसला किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएं जबकि वो पीटीआई में जाने का फैसला भी कर सकते थे आजाद उम्मीदवार? मेरे ख्याल में ये असल में उस टाइम पर बहुत सारे फैसले कुछ उजलत में भी किए गए, वक्त बहुत कम था और जो क्योंकि इमरान खान तो जेल में थे और लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप भी जो एक्सपीरियंस थे सच एज शाह महमूद कुरैशी, वो भी जेल में थे। तो ये एक यंग लीडरशिप जो उभर के आ रही थी, वो इस नई सिचुएशन को और इस क्राइसिस के अंदर इसका निपटने के लिए क्या हिकमत अमली बनानी है, शायद इससे पूरी तरह से वो तैयार नहीं थे और उन्होंने यह सोचा उस वक्त कि जितनी जल्दी हो इस वक्त में, गिवन टाइम के अंदर 3 दिन के अंदर ये फैसला करना है और वो फैसला इस तरह से हो गया। लेकिन बहरहाल, लेकिन एक बात तो है कि ये जो कन्फ्यूजन सारी क्रिएट हुई है वो चीफ साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, फुल बेंच था, ये फैसले उस फैसले ही की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर उस फैसले में उनको वो सिंबल ना देने के ऊपर बिल्कुल वो पार्टी से फारिग कर दिया जाता है कि वो एक पार्टी ही नहीं रह गए हैं और सिंबल नहीं उनको मिल सकता है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी थी। ये इसकी वजह तो आज भी चीफ जस्टिस ने की है, पिछली मरतबा भी की थी। उस पर अहमद अवैस साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा
कि क्यों नहीं इलेक्शन कराया, आप सही इलेक्शन करा लेते, ये मसला ही ना होता। वो तो आपकी कोर्ट में बॉल डाल रहा है। सवाल ये है कि वो कहते रहे, वो अलग बात है। देखिए, इलेक्शन ना कराना इसका मतलब तो नहीं कि आप पूरी कौम को सजा देंगे उसकी। एक पार्टी ने इलेक्शन लेट हो गया, करवाया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो उसका बिल्कुल पार्शल एटीट्यूड था, थ्रू आउट मुस्तकिल एक पार्शल एटीट्यूड था, उसने उस इलेक्शन को कालादम करार दिया। और उसके बाद और वो भी कालादम जिस तरीके से हुआ, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको आगे से फैसला जो सुना दिया, उन एडवर्स सर्कमस्टांसिस के अंदर जो फैसले करने चाहिए थे वो उनको मजबूरन बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़े। सही है, लेकिन सर आप इस चीज का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट से पहले इलेक्शन कमीशन को समझते हैं। लेकिन एक आर्गुमेंट पहले भी चीफ जस्टिस काजी फैसल अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं और आज भी उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं। हसन रजा पाशा साहब, चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आपने लगाया। मैं आपको सुनवा भी देता हूं जरा उनका बयान, जो आज लाइव स्ट्रीमिंग चूंकि हो रही थी, तो उसमें कहा कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आपने लगाया है, हमने नहीं लगाया। अगर कोई भी हुकूमत किसी को पॉइंट करती है ना ये और वो लेट्स से कि वो अपने आईनी और कानूनी दायरे में नहीं काम कर रहा, तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो है वो लगाने वाले पर आयद होती है? हसन रजा पाशा साहब, कम अज कम ये जरूर होगा कि जो अपॉइंट करता है उसको अपनी गलती का एहसास नंबर 1 वो होना चाहिए, और नंबर 2 ये है कि उसको ऑन क्यों नहीं करते। नहीं सर, गलत क्या था? इलेक्शन कमीशन को लगाना गलत तो नहीं था, वो तो बाद में अगर कोई भी इदारा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गैर आईनी इकदाम उठाए हैं, लेकिन कोई भी इदारा लगाने के बाद अगर कोई गैर आईनी कदम उठाता है तो ये पहले से कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि ये गैर आईनी काम करेगा या आईनी करेगा? असद साहब, बात ये है कि एक चीज तो ये है कि इसको तस्लीम करें कि ये हमारी गलती है, और उनको मेरा ख्याल है कि ये तस्लीम भी किया कि ये बाजवा साहब के कहने पे मैंने लगाया था, इनकी अपनी कोई सोच नहीं थी, अपनी कोई उनकी चाह नहीं थी कि वो इनको अपॉइंट करते। ये बात तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई पता नहीं होता पहले कि जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं वो कोई गैर आईनी या गैर कानूनी इकदाम उठाएगा, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यकीनन उन पे आती है, लेकिन उस बंदे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको लगाया जा रहा है या अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो सारा मलबा लगाने वाले पे नहीं, जो वो पोर्टफोलियो एंजॉय करता है उस पे भी मलबा गिरना चाहिए। और मजे की बात यह है कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फरवरी वाले इलेक्शन से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, जब पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक डिमांड की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी मौजूदगी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, तो आपको याद होगा कि यही दोस्त जो हमारे पीटीआई के हैं उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया और हमारे खिलाफ बोल पड़े कि हम शायद किसी पार्टी की बी टीम है और इलेक्शन को डीरेल कराना चाहते हैं। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये आपके प्रोग्राम्स में बैठ के चीखो पुकार कर रहे होंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इसकी मौजूदगी में इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इसको फौरी तौर पे हटा दिया जाए। और आज ये मुतालबा पीटीआई बड़े शद्दोमद के साथ दोहरा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दे या इनको इस ओहदे से हटाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि लगाने वाला भी, अपॉइंटमेंट करने वाला भी इतना ही जिम्मेदार है जितना वो जिम्मेदार है कि जिसको लगाया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? उन पीटीआई के मेंबर्स को पीटीआई का डिक्लेयर करवाना चाहती है जिन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, या बाद में फिर उनका जो फैसला था वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए उसको सही साबित करना चाहती है? क्योंकि दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज अलग अलग है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलिए, एक जो सबसे अहम नुक्ता आज बार बार डिस्कस होता रहा है कोर्ट में जहांगीर जदून साहब, वो ये था कि आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था बतौर आज़ाद उम्मीदवार, क्या वो आज़ाद थे भी या वो तहरीक इंसाफ के मेंबर थे? अब इस पर सलमान राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त की थी, फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से एतराज़ लगा के उसको वापस कर दिया गया। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आपने उसको चैम्बर अपील क्यों नहीं की उसके लिए, और आप उसकी अपील में क्यों नहीं गए। लेकिन आज जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि यह हमारे सामने अगर नुक्ता होता
या हमारे सामने मैटर आया होता तो बहुत बेहतर होता। आपके ख्याल में इस स्टेज पर सलमान राजा साहब क्या चैम्बर अपील फाइल करके इस सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं? पाशा साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा राइटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया सलमान अकरम राजा साहब को कि आपने अपील उसकी क्यों नहीं की, और एक मैकेनिज्म मौजूद है, रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके तहत अगर कोई ऑफिस ऑब्जेक्शन होता है तो वो फिर एक रिक्वेस्ट पिटिशनर भेजता है कि जी कि एज इट इज इसको पुट अप किया जाए कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में तो ये होता है कि उसकी बाकायदा अपील प्रोवाइडेड है जो कि एक सिंगल जज चैम्बर में उसकी समाअत करते हैं, और उसके बाद वो समझते हैं कि ये ऑब्जेक्शन रूल्ड आउट किया जा सकता है तो उसको बेंच के सामने और जुडिशियल साइड पे डिसाइड करने के लिए लगा देते हैं। तो ये इनकी तरफ से कोताही की गई है और उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं। दो चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जो क्वेश्चन बार बार ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने किया कि दोनों पार्टीज का स्टेटस एक जैसा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का, दोनों ने इलेक्शन नहीं लड़ा, दोनों के सिंबल पे या दोनों के नाम पे किसी भी उम्मीदवार ने इलेक्शन नहीं लड़ा 8 फरवरी को। उसके बाद जब ज्वाइन करने की बारी आई तो आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों प्रेफरेंस दी, आप पीटीआई को क्यों नहीं ज्वाइन किया, जबकि ऑलरेडी आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आप एक लिस्ट पूरी दे चुके थे, नंबर 1। नंबर 2, उसका स्टेटस भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरह ही एट पार्ट था, यानी कि ना पीटीआई के सिंबल पे या पीटीआई के नाम पे किसी ने इलेक्शन लड़ा और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद थे, दोनों पार्टीज का स्टेटस सेम था, बिल्कुल सही है, जा सकते थे। लेकिन उस वक्त जो हालात थे उसमें जहांगीर जदून साहब, आज तो हम ये बहस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है कि उस वक्त पीटीआई में शमूलियत का फैसला क्यों नहीं किया, लेकिन उस वक्त जिस किस्म के पीटीआई के लिए हालात थे और उसमें इलेक्शन कमीशन खुद उन आज़ाद उम्मीदवारों को भी नोटिस कर रहा था कि आप अपने नाम के साथ, अपने बैनर के साथ पीटीआई का झंडा क्यों लगा रहे हैं, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप तो पीटीआई का झंडा नहीं लगा सकते अपने नाम के साथ, ना पीटीआई का उम्मीदवार लिख सकते हैं, आप तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। क्या ऐसे माहौल में ये इलेक्शन, ये फैसला दुरुस्त था पीटीआई का, या वही करना चाहिए था जिसकी तरफ आज चीफ जस्टिस काजी फैसला या जस्टिस मंसूर जो है तवज्जो दिला रहे हैं? कौन सी पार्टी को पावर में लाना है, कौन किसी पार्टी को आउट करना है, जो लोग ये काम करते हैं पीछे उन्होंने बड़ी प्लानिंग की होती है, किस तरह काम करना है, किस तरह आगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो कब मेरिट पे 2018 में इलेक्शन कमीशन ने जो आरटीएस बिठाया था वो मेरिट पे फैसला था। वो इलेक्शन का कमीशन भी वही काम करता है जो उसको पीछे से कहा जाता है। ये अब देखे ना, ये इसमें नुक्ते निकाले जी, आपने ये नहीं किया, चैम्बर अपील नहीं किए, उधर उठ के इधर बैठ के, ये तो काम अगले 2 साल और चलते रहेंगे कि आपने ये गलती की है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि सब्सटेंशियल जस्टिस जो है किसी पार्टी को डिनाई किया गया है तो उसको आप किस तरह आप जो है वो इंसाफ दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो उसको बता देंगे कि जी आपका आईन और कानून के मुताबिक कोई नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए 187 की पावर दी गई कि आप कंप्लीट जस्टिस करें। आप देखते हैं किसी का एक अदारे ने गलत काम किया, जब तक आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ना वो आप ना पॉलिटिकल प्रोसेस ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो आगे स्मूथली चला सकते हैं। ये बस हाइड एंड सीक है, ये गेम चलती रहेगी। पीछे पावर जो है एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं कोई और है, आगे सामने कोई और है। तो ये निजाम जो है ना वो सारी दुनिया को पता है कि जो जिस तरह चलाया जा रहा है, जिस तरह इलेक्शन हुआ है, जिस तरह पीछे वाले इलेक्शन हो रहे हैं। अहमद अवैस साहब, ये बताइए कि आप इस वक्त आपकी पीटीआई की पॉलिसी क्या होगी या क्या होनी चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेरेशन क्या लेना चाहते हैं कि उस वक्त के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो क्या पीटीआई के मेंबर थे? अगर वो थे तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं जा सकते, और अगर वो नहीं थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा सकते हैं तो फिर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक्चुअली आज़ाद उम्मीदवारों का स्टेटस क्या डिक्लेयर होना चाहिए? देखिए, सवाल ये है कि अब इस स्टेज के ऊपर ये तो शुरू में ये सारी जो है कंफ्यूजन जो है वो, अब आप कुछ कह लीजिए, पर वो अगर उन्होंने रात के 10 बजे फैसला सुनाया और वो उस वजह से अब ये इट विल बी लेट इन द डे कि अगर अब यहाँ पे अपना स्टांस बदलें, इनको इसी पे स्टिक करना चाहिए कि दोनों की एक पोजीशन है, अब ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इवन देन जो है वो सो मोटो भी नोटिस ले सकते हैं और सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ भी जा सकते हैं। आर्टिकल 187 जैसे जैतून साहब ने कहा कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं कि इख्तियारात है उनके पास करने के लिए। देखना यह है कि ये किसी भी एतबार से आर्टिकल 51 को सामने रखें और उसके बाद आप इलेक्शन लॉज अपनी जगह पे,
किसी सूरत भी ये सीटें जो हैं ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को दी ही नहीं जा सकती। अब क्वेश्चन ये है कि जिसको आवाम का मैंडेट में लाओ है, उस मैंडेट को तो आपने मद्देनजर रखना है कि नहीं। पाकिस्तान के आवाम ने एक मैंडेट दिया है। इस नुक्ते पर आप क्या कहते हैं? आप चाहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलें तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब में एक नुक्ता उठाया है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि गैर मुस्लिम जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर ही नहीं बन सकता उनके आइन के मुताबिक। तो फिर आप कैसे जो अक़लियतों की नशस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मांग रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा उस आइन के होते हुए? नहीं, आप ये देखें, ये बात यह है कि ये दोनों चीजें सामने आई हैं। आज की जो बहस हुई है वो राजा सलमान साहब ने तो इसके ऊपर भी जो काफी लंबी आर्गुमेंट्स की और इसके ऊपर बड़ा वो एक अच्छा ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। लेकिन वो यही था कि पहले जब उन्होंने पिटीशन दायर की उस पर ऑब्जेक्शन लगा, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग अपील अगेंस्ट दी ऑब्जेक्शन उन्होंने उसको आगे टेकअप नहीं किया। सवाल तो यह है कि ये दोनों चीजें सामने आ जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर एक डिटेल एक अच्छी डेलिब्रेटेड जजमेंट जो है वो दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे सकता है इसके ऊपर कि ये मैंडेट आवाम का जो है वो जिसके लिए है उसके मुताबिक ये सीटें उन्हीं को जानी चाहिए, ये सीटें किसी और को नहीं जा सकती हैं। और क्योंकि आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 2 के अंदर मेंशन है कि वो अपनी सीटें मुकम्मल करना जो है वो भी जरूरी है, तो ये सीटें जो हैं उस लिहाज से ये इन्हीं को मिलनी चाहिए सीटें। और अल्टीमेटली मेरा अपना एक वासी ख्याल है कि ये सीटें यकीनन ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी इस नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है। हसन रजा पाशा साहब, आज जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने सो मोटो की तरफ इशारा किया 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, जरा सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह से रिमार्क्स दिए हैं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनिए। Because you see, it stems from whatever grievances are of the political abandoned your cause relating to the 8th February election. Left me to my devices, and I'm sure. And again, you see, it is such an important matter that this probably we have taken suo motu notices in practically every irrelevant matter. जी, कैसे देखते हैं सर आप इन रिमार्क्स को? क्या आप समझते हैं कि सुो मोटो लिया जा सकता है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से? देखें, ये तो डोमेन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 मेंबर्स कमेटी की, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब बख्तर खान है। और तीसरी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट का वो चाहते हैं कि सुओ मोटो लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को, तो वो अपना नोट पुट अप करके भेज सकते हैं और चीफ जस्टिस साहब अकॉर्डिंग 3 मेंबर्स कमेटी के सामने रख के सुओ मोटो लेने का जो है इख्तियार है वो इन्वोक कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब को उस वक्त ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए था मेरी समझबूझ के मुताबिक, जो कि उन्होंने भी नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने पॉइंट आउट ठीक किया है कि कुछ ऐसी रेगुलरिटीज थी जिनकी बुनियाद पे सुओ मोटो लेना चाहिए था, लेकिन जहां पे कोई किसी ऑनरेबल जज साहब की तरफ से अगर कोई कोताही हुई है तो इसका भी खमियाजा अब पीटीआई भुगत रही है लामुआला तौर पे। और बड़ी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हेयरिंग के दौरान आई है असदुल्ला साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पूरे इस प्रोसीडिंग्स में जो कि एग्रीव्ड पार्टी है वो पीटीआई है, और पीटीआई किसी हवाले से भी कोई सीपीएलए फाइल नहीं की, कोई 184(3) की पिटीशन नहीं फाइल की, और ना ही उस ऑर्डर को पीटीआई ने चैलेंज किया है। जो भी चैलेंज किया है वो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने। तो क्यों सब लोग बार बार पीटीआई की बात करते हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हसन रजा पाशा साहब और अहमद वैस साहब और जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, पंजाब में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मसाइल चल रहे थे, अब उस जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स की तैनाती का मामला हो, जिले पुलिस अफसरान की तकर्रुर का मसला हो, या रेवेन्यू अफसरान या लॉ अफसरान की तकर्रुरियों के प्रॉब्लम्स, ये सारे मसाइल हल हो गए हैं या कोई चीज रह गई है?
नहीं, ऐसे तो कोई मसाइल नहीं थे जिनका आपने जिक्र फरमाया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की हद तक ये था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों में और बाकी इश्यूज के अंदर भी जो डेवलपमेंट के हों या लॉ एंड ऑर्डर के हों, उसमें हमें हुक्मरान जमात के तौर पे हम आपके साथ शामिल हों, इस हद तक था। बाकी ये तो नहीं था कि हमारी मर्जी से लगे और आपकी मुशावरत से, सर मर्जी से नहीं, मुशावरत से। वो लोग तो मेरिट पे लगने चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो तमाम अपॉइंटमेंट होनी ही मेरिट पे चाहिए, और मेरिट के अलावा जो डेवलपमेंट का इशू है उसमें हमारे लोगों को भी डेवलपमेंट में शामिल करना चाहिए। तो कह रहे साहब, ये जो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, रावलपिंडी, राजनपुर, इन अजला में ये इत्तफाक हुआ है कि मुतल्लिका अजला में मुशावरत से अफसरों का तकर्रुर किया जाएगा, ये क्या खबर दुरुस्त रही है? जी, ऐसा कोई तय नहीं हुआ, ना कोई ऐसे हमारे मुतालिबात थे। हमने एक प्रिंसिपल के तौर पे चीजें तय की थी और उसी के तहत चीजें चलेंगी, और ये चंद अजला में नहीं होगा, मेजॉरिटी अजला में होगा, जहां तमाम दोस्तों का जो फायदा, तमाम जमातों का जो फायदा होगा। लेकिन जनरली क्या करना है, आपने अपने मुल्क के फायदे और आवाम के फायदे की बातें करनी है। सियासी जमातों की अपनी एक ज़रूरत होती है, हर जमात की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे दोस्त भी अकोमोडेट हों हमें डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि ये वोटिंग पैटर्न हमारा ये हो गया है, लोग भी इसी बुनियाद पे वोट देते हैं, लिहाजा जमातें भी इसको ज़रा फॉलो करना शुरू हो गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि चंद जगहों पे होगा बाकियों पे नहीं, जो होगा। हमने ये भी कहा है कि जो अगर कोई ऐसी कोऑपरेशन आपकी तरफ से हमें आएगा, हमारी तरफ से आपको सिंध में आएगा। तो सिर्फ हम ये नहीं कर रहे कि हम कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि हम भी आपसे तावन करें। जैसे कि कैर साहब आपने खुद फरमाया कि ये तमाम तकर्रियाँ जो हैं ये तो होनी ही मेरिट पे चाहिए, इसलिए इसमें किसी एक सियासी जमात की पसंद या नापसंद तो मैटर ही नहीं करती, मेरिट पर तकर्रुर होना चाहिए। ये अगर ये मसला नहीं है तो सर मसला फिर क्या है दोनों जमातों के दरमियान? मैंने बार बार अर्ज किया ना जी कि बुनियादी इशू था कि जो डेवलपमेंट होगी, हमारे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के, अब हमारी तंजीमों के काम होंगे। अगर किसी जगह पे हमारे MPs MNs नहीं है तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए एक किसी अफसर का तैयार कर दी जाएगा, कोई फोकल पर्सन बन जाएगा, और वो फोकल पर्सन जायज़ कामों के लिए, हमारा सिर्फ ये मसला नहीं है कि हम नाजायज़ काम कराते हैं, जायज़ कामों के लिए भी लोगों को इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, लिहाजा उस पर होगा और डेवलपमेंट पे होगा। कि ये जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमेटियां बनती है, प्रोविंस के अंदर कमेटियां बनती है, मरकज़ में जो कमेटियां बनती हैं, जो PSDP है, जो प्रोविंशियल प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, उसमें हमारी राय शामिल की जाए। तो कह रहे साहब ये तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो अभी आगे जाके होना थी, क्योंकि अब बजट आया है, अब PSDP और प्रोग्राम सारे उस पर तरक्याती मंसूबे इन तमाम पर अमल दरामद होगा, तो पीपल्स पार्टी फिर पहले से क्यों नाराज थी? जो डेवलपमेंट प्लान बनता है ना जी बजट में, वो अप्रूव होता है, और अगर प्लान अप्रूव हो जाए और आपको कंसल्ट न किया जाए, डेवलपमेंट तय हो जाए और आपको कंसल्ट न किया जाए, तो उसके बाद तो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, वो तो असेंबली के पास शुदा प्लान होते हैं। लिहाजा बजट प्रपोजल्स के अंदर ही प्लानिंग होती है सर। सही है। कह रहे साहब कुछ लोगों का ख्याल यह था कि पीपल्स पार्टी आवाम के लिए भी काफ़ी परेशानी में मुब्तला है कि सैलरीड क्लास जैसे मिसाल के तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं मजमूई तौर पर। मसला आज एक खबर ये लगी हुई है अखबार में कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं जो टैक्सेस लगे हैं, और वो इसीलिए बजट इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो छुट्टियों पर चले गए हैं और उनकी छुट्टी मंजूर हो गई है। पीपल्स पार्टी की भी कुछ इसी तरह की शिकायतें थी, क्या ये शिकायतें दूर कराने में कामयाब हुई है पीपल्स पार्टी? देखिए, एक है मुतालबा करना। पहली बात तो यह है, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को मुझे नहीं पता, मियां नवाज शरीफ साहब अगर बजट सेशन में नहीं जा रहे तो उन्होंने जाके क्या करना था? एक मेंबर के तौर पर खामोश तो नहीं बैठना, उन्होंने जाके अगर कोई उनके जिम्मे था को बजट के अंदर डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करना, तो वो हुक्मरान जमात से है और सीनियर मेंबर है, उनका वहाँ पे ना भी जाना कोई इतना खास अहमियत का हामिल नहीं है, वो अपनी जगह। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं गए। मेरी जमात के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिलाशुबा हम हमेशा प्रो पीपल आवाम की बातें ही करते हैं, टैक्सेशन कम हो, बैलेंस टैक्सेशन हो, गुर्बत से लोगों को निकालने के लिए, किसान की खुशहाली के लिए, मजदूर की खुशहाली के लिए, सरकारी मुलाजम की मराहत में इजाफे के लिए, ये मुतालबे तो हम सारे करते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट हमारे सामने चीज़ें रखेगी तो उनके पास क्या स्पेस है,
वो लोगों को कितना रिलीफ दे सकते हैं। तो फिर देखना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट की आमदन कितनी है और अखराजात कितने हैं और कितनी स्पेस है जिसमें लोग जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ वजारतें हैं तो वो लोगों को स्पेसिफिक रिलीफ फराहम कर सकती हैं। और अगर आज वो टैक्स लगा के आज वो अपने रेवेन्यू को इम्प्रूव करके आने वाले सालों का प्लान सामने रखते हैं तो आप उनके प्लान को समझेंगे। जहां हम समझेंगे उसको एडजस्टमेंट की बात है, हम अपनी राय देंगे और अल्टीमेटली उस पर अमल दरामद करके लोगों की फलाह के लिए बजट होते हैं। यानी खैर साहब, हम यूं कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी इसलिए नालान थी कि आपने हमसे वो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया, प्लान करते हुए हमसे चीजें शेयर नहीं हुई, और जब हुकूमत ने शेयर की, जब हुकूमत ने शेयर कर दी तो फिर पीपल्स पार्टी मान गई कि हाँ आप जो कह रहे हैं आपकी जेब इजाजत ही नहीं देती, आप ठीक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कोई बजट के ऊपर आगे, तो ये तासर जो आप मीडिया के अंदर फैल गया है ना मुफ्त में, पता नहीं क्यों उस पर डिबेट हो गई कि जी पीपल्स पार्टी ने एन बजट पे आगे को ब्लैकमेल किया है, कोई मुस्लिम लीग की कमजोरी का फायदा उठाया है, कोई नाजायज दबाव डाला है। जो एग्रीमेंट हमारा हुकूमत बनाते वक्त मुस्लिम लीग के साथ हुआ उसी के ऊपर अमल दरामद की हमने बात की है और ये कोई अचंभे का एग्रीमेंट नहीं है। दुनिया भर में अगर किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिलती और मिलजुल के पार्लिमानी निज़ाम में एक हुकूमत बनानी पड़ती है, कोalition गवर्नमेंट, तो वहां पे कुछ बातें तय होती हैं, कुछ वर्बल कुछ रिटन। यही बात हमारे मुल्क में होती रही। हमारी कोalition गवर्नमेंट थी तो हम मुआहदे करते रहे, दूसरों की गवर्नमेंट थी तो वो हमारे साथ मुआहदे करते रहे। इमरान खान साहब के साथ MQM ने, उनके साथ काफ लीग ने, उन सब ने उनके साथ एग्रीमेंट किए थे जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी। अब भी हमारा हुकूमत बनने से पहले जो तय हुआ था कि हम हुकूमत कैसे चलाएंगे और यहाँ आप हमारी कंसल्टेशन करेंगे, हमसे मुशावरत के साथ चलेंगे, वन पार्टी का रूल तो नहीं चलेगा, तो वही हमने मांगा है, उसी पे अमल दरामद करा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के इस रवैये पर हमें कहीं कहीं पर खफगी भी हुकूमत के यहाँ दिखाई दी। मसला हनीफ अब्बासी साहब का इंटरव्यू शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि देखें ना, सारे बड़े बड़े ओहदे ले लिए, सदर ले लिए, हुकूमतें ले ली, गवर्नर्स ले लिए, और अब जब यहाँ पर बारी आई है तो अब नाराज होकर बैठ गए हैं। तो ये शिकवा आपके ख्याल में दुरुस्त था हनीफ अब्बासी साहब का? देखिए, किसी फर्द की अपनी राय है, वो कमजोर राय भी दे सकता है, वो मोतबर राय भी दे सकता है। उनकी जमात के राना सनाउल्लाह साहब को देख लिए, हसन इकबाल साहब को देख ले, ख्वाजा साहब को देख ले, या सादिक साहब की बात सुन ले, प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुन ले, नवाज शरीफ साहब की सुन ले, मरियम साहबा की सुन ले, तो वहाँ वो ज्यादा मोतबर वॉइसेस नहीं है, उनका हम जिक्र नहीं करते। किसी एक बंदे ने, मेरे जैसे ने अगर कोई अपने गुस्से का इजहार कर दिया, कमजोर बातें कर दी, उसके जवाब में भी हमारी तरफ से भी कमजोर बातें हुई, तो उन कमजोर बातों को बार बार उछालने से क्या हासिल होगा? सर, लेकिन एक बात उन्होंने और भी की है। अब चूंकि बात बड़ी क्या कहना चाहिए कि अहम है, और वो है हद तक इज्जत बिल के वास्ते। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी जो इसमें हमारे साथ पंजाब में मिली हुई थी और जो गवर्नर साहब छुट्टी पे गए हैं वो तयशुदा मंसूबे के तहत गए हैं ताकि उनकी इज्जत भी रह जाए और फेस सेविंग हो जाए और आप दस्तखत भी हो जाए। देखिए, हनीफ अब्बासी साहब ना तो पंजाब के मेंबर हैं, ना वो उस कमेटी के मेंबर हैं, ना वो पंजाब गवर्नमेंट में है। ये बात मलक अहमद खान साहब कह दें, ये पंजाब के जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो कह दें, वजीर इत्तलात कह दें, मरियम औरंगजेब साहबा कह दें, मरियम नवाज शरीफ साहबा कह दें, तो क्यों नहीं आप उन लोगों की बातें सुन लेते? अगर किसी बंदे ने कोई कमजोर बात कह दी और मैंने फर्ज कर एक बात कही, मैं अभी कोई कमजोर बात कर देता, आप उसको उछाल देते कहती पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो बात कही है वो सारी बातों से बड़ी बात है मेरे भाई, उसको सुनते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं। लेकिन सर, हर शख्स की राय एक राय भी तो होती है ना। मसलन आपकी राय भी हमारे बड़ी मोतबर है, बावजूद इसके कि आप पंजाब बेशक आप किसी भी काबीना का हिस्सा नहीं होंगे सर, लेकिन आप हनीफ अब्बासी साहब शहबाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं। बहुत करीब है, मैंने कब कहा नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा नहीं है, लेकिन उनकी जाती राय है ना, उनकी जमात की राय उनकी हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए ना। मैं तो यही कह रहा हूं कि मैंने एक राय देता हूं, फर्ज करें मैं बैठ के यहाँ गवर्नमेंट पे तनकीद कर देता हूं, लेकिन उसके बाद मेरी लीडरशिप बैठी है, बिलावल साहब है, जरदारी साहब है, अगर वो उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट मेरी सब स्टेटमेंटों के ऊपर हावी है।
कायरा साहब, क्या मौलाना फजल रहमान साहब के मामले पर आज तक हुकूमत ने या PMLN ने पीपल्स पार्टी से कुछ मांगा है? मसलन जैसे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर का मामला था, तो क्या PMLN ने मौलाना के लिए मांगा था कि ओहदा ये उनको दे दें तो हम उनको मना सकते हैं, आप गवर्नर रहने दें, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया? मेरे इल्म में तो नहीं है जी, क्योंकि मैं हर मीटिंग का हिस्सा नहीं होता, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये तसल्ली से नहीं कह सकता कि उन्होंने नहीं मांगा। सही है। अच्छा कायरा साहब, एक चीज़ और बताइए कि इस वक्त एक ऑपरेशन का जिक्र हो रहा है अज़्म इस्तेहकाम का, कुछ सियासी जमातों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, तहरीक इंसाफ को भी हैं, कुछ और जमातों को भी हैं, मौलाना को भी हैं। आपके ख्याल में मुशावरत क्या तमाम सियासी जमातों से कर ली जाए तो क्या ज़्यादा मुनासिब होगा, या बस हुकूमत ने फैसला कर लिया है तो हो गया? देखिए, ये जो ऑपरेशन करने का या जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने का फैसला था, ये तो पार्लियामान ने किया था, और ये फैसला किया था कि जहां कहीं ऑपरेशन की जरूरत होगी हुकूमत को इख्तियार होगा कि वो ऑपरेशन कर ले। ये वैसे भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इख्तियार होता है, लेकिन इस पे कंसल्टेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी सिपाह पे हमले हो रहे हैं, हमारे फौजी, हमारे सिपाही, हमारे अफसर, हमारी रेंजर्स, हमारे मासूम लोग, उन पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत पे हमले हो रहे हैं। हमको ये तो नहीं कह रहे कि अफगानिस्तान में जाकर उनके साथ बात छेड़ ले, हम ये तो नहीं कह रहे। कितनी मज़ाकरात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने बड़े मज़ाकरात किए, उनको लाके आबाद भी किया, क्या निकला उसका नतीजा? क्या उससे कोई बेहतरी आई है? क्या उससे कोई तालिबान का या शिद्दत पसंदी में कोई कमी आ गई है? आप अपीजमेंट की पॉलिसी लेके चले तो ये मामले का हल नहीं है। हाँ, सिर्फ गोली चला देना भी मसले का हल नहीं, लेकिन जब तक आप जो लोग डायरेक्टली पाकिस्तान के सालमियत पे हमला कर रहे हैं, जब तक आप उनके हाथ नहीं रोकते, जब तक आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं करते, और ये कानून है, क्या आपने जुर्म करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं करना? अगर गवर्नमेंट को ये खबर मिलती है कि फलां जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो जुर्म करते हैं और उनको गिरफ्तार करना है, तो क्या एक्शन नहीं करना? ऑपरेशन यही है ना, मासूम लोगों के खिलाफ तो ऑपरेशन नहीं होना। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कायरा साहब, आखिर में मुझे ये बताइए कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब आजकल कुछ इंकशाफात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के गिराए जाने के हवाले से, और वो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उस वक्त जनरल बाजवा के साथ रवाबित थे। वो कुछ मुलाकातों का भी जिक्र करते हैं, लेकिन रवाबित का, और वो फिर कहते हैं कि मुझे भेजा गया था, राजदारी के साथ भेजा गया था, उसके बाद फिर PDM बनी। वो जिस PDM का जिक्र कर रहे हैं आप भी उसका हिस्सा थे, और फिर जिस पॉलिटिकल फोर्स ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी तहरीक अदम एतमाद के जरिए से, उसमें पीपल्स पार्टी भी पेश थी। अब ये जो ज़ुबैर साहब के दावे हैं, अगर उसको दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि पीपल्स पार्टी भी इस प्लान का हिस्सा रही है। आप कैसे देखते हैं इन दावों को? पहली बात तो ये है कि ज़ुबैर साहब के दावे मुस्लिम लीग के उस वक्त वो स्पोक्स पर्सन थे, नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के, इसके ऊपर कमेंट अब मुस्लिम लीग से ले। मुझे सर आपका कमेंट बनता है ना सर, इसलिए बनता है सर, मैं बताता हूँ सर, इसलिए बनता है क्योंकि मैंने जैसे कि अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत के गिराने का हिस्सा तो थी। सॉरी यार, मैं बात कर रहा हूँ जी। कहिए, आपने मेरा आर्गुमेंट उचक लिया। कहिए सर, कहिए। मैंने एक बात कही है कि हाँ, ये बात उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, वो उनके स्पोक्स पर्सन थे। अगर वो जनरल बाजवा पे कह रहे हैं कि उनके साथ को रवाबत को मीटिंग थी, जनरल बाजवा के बारे में ये है कि उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का इल्जाम यह है कि उनको हुकूमत लाने वाले भी थे इमरान खान साहब, वहां से चल के लेते आए तो और बात हो जाएगी। रही बात कि उनको भेजा गया, किसने भेजा? हमने तो नहीं भेजा, मैं तसल्ली से कह देता हूँ। हमारे साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग हुआ, उस वक्त हम सारे अपोजिशन में थे, उसके बाद PDM नहीं बनी। PDM इमरान खान की हुकूमत के कुछ अर्से के बाद ही बन गई, और बावजूद PDM के हमने उनको बार बार कहा था कि आप गवर्नमेंट को चलाने के लिए मिल बैठ के कोई पॉलिसी बनाएं। वो किसी के सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तमाम के साथ रवाबत भी काट दी और सबकी जिंदगियां अजाब कर दी, जेलों में डाल दिया, रोज पगड़ियां उछाल रहे थे। सो उनकी हुकूमत के खिलाफ सारी अपोजिशन इकट्ठी थी। उस वक्त उसके सामने एक तजवीज़ आई और उस तजवीज़ पे अमल हुआ, लेकिन ज़ुबैर साहब को किसी ने भेजा नहीं भेजा, वो दुरुस्त कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इसके बारे में जवाब तो आपको कोई मुस्लिम लीग का बंदा दे सकता है, मैं या मेरी जमात का बंदा तो नहीं दे सकता।
जी सर, मैंने ये सवाल आपसे मगर क्यों किया, फिर मैं तो जाहिर है ये बात तो ठीक है कि उनका जवाब तो वही दे सकते हैं, आपसे मैंने ये सवाल इसलिए किया कि पीपल्स पार्टी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रही है। अगर ये कोई प्लान था तो जाहिर है फिर पीपल्स पार्टी के बगैर तो ये प्लान नहीं बन सकता था, और अगर ये प्लान नहीं था तो फिर तो जुबैर साहब गलत कह रहे हैं। ये इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। देखिए, मैंने इसकी वजाहत की आपको, मैं फिर वजाहत करता हूँ। पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब की अपोजिशन में थी, बाकी अपोजिशन के साथ मिलके थी, और जब खान साहब ने अपना इंतहा पसंदाना रवैया, जाबराना रवैया, जालिमाना रवैया, जुल्म की इंतहा करते हुए सबको जेलों में डाल दिया, कोई केस नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ, और आज जो रोले डाल रहे हैं वो खुद सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले लोगों में शामिल थे। अब उसके बाद एक प्लान बना और अपोजिशन की जमातों के साथ लीडरशिप से ये शेयर हुआ कि अगर हम ये कोशिश करें तो हम इनकी हुकूमत को गिरा सकते हैं। खान साहब के अपने इत्तेहादी उनसे नालान थे, उनसे नाराज थे, और वो उनसे अलग हो गए। अब उस प्लान को हम भी उसमें शामिल थे, बिल्कुल शामिल हुए। जब मुस्तम लीग ने हमारे साथ शेयर किया, मौलाना ने हमारे साथ शेयर किया, उस वक्त वो हेड थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट हटाते हैं, इसलिए भी कि अगर हम गवर्नमेंट नहीं हटाते तो इमरान खान फौज के सरबराह को तब्दील करके अपनी मर्जी का सरबराह लाना चाहते हैं, वो एजेंसी का सरबराह अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं, और उसके ऊपर उनका अमल जारी है। वो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं, वो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबर बदल के अपनी मर्जी का इलेक्शन कराना चाहते हैं, और वो 1 करोड़ वोट जो उन्होंने रजिस्टर कराया है वो इंटरनेट के जरिए अपनी मर्जी से वोट डलवा के अगला इलेक्शन मुकम्मल तौर पे रिग करके और पाकिस्तान के अंदर अपनी बादशाहत का ऐलान करना चाहते हैं। जो दास्तान बड़ी खुली हुई है, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये मैं कोई नए इंकशाफ नहीं कर रहा आपसे। तो जब ये सूरत हाल हमारे सामने थी तो बिल्कुल हम उसमें शामिल हुए, बिल्कुल हम फेयरली शामिल हुए, लेकिन उसके पीछे अगर कोई मीटिंग्स हुई, कोई बातें हुई, कोई किसी के साथ राबित थे, मुझे उसका, मेरी जमात को उसका इल्म नहीं। कायरा साहब, ये पहली मर्तबा किसने इनिशिएट किया था कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए? ये इनिशिएट पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ, PMLN की तरफ से हुआ या मौलाना की तरफ से हुआ? ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो इसका एक पहली बात तो यह है कि किसी एक जमात की तरफ से ही होता है, ये सब की तरफ से नहीं, किसी जमात की तरफ से हुआ होगा। लेकिन जब ये PDM की मीटिंग में इसकी डिबेट हुई तो उस वक्त डिबेट नेचुरली मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके हेड थे, बाकी सारी जमातें उसमें, तो उसमें एक जनरल डिबेट के तौर पर ये आया था कि ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इस हुकूमत का अगर हम चलता नहीं करते तो मुल्क के अंदर ये अनारकी के एक निज़ाम ला के और एक फाशिज्म इस मुल्क में क्रिएट कर देंगे, जिससे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस पर फैसला। कायरा साहब, आज आप जून 2024 में बैठकर ये समझते हैं कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था उस वक्त एक मुंतखब हुकूमत को हटाए जाने का? जी बिल्कुल, मैंने गुजारिश की कि जो सूरत हाल हमारे सामने बताई गई वैसी ही सूरत हाल थी। जिन लोगों के साथ इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जुल्म कर रही थी और नाजायज केसेस बना रही थी, उनके खिलाफ कोई केस प्रूफ नहीं हुआ, ना उनके 4 साल में प्रूफ हुआ, ना उसके बाद हुआ। आज अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने जो लोगों के खिलाफ केस बनाए थे, जो उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हाल किया था, और जिस तरह की वो सूरत हाल आइंदा करने जा रहे थे, अगर वो पाकिस्तान के मुफाद में था तो आपके ख्याल में हो सकता है हमने गलत किया हो? हमने बिल्कुल फेयरली हालात का तजिया करके जो सियासी लोगों की सूझ होती है उसके मुताबिक दुरुस्त किया था। आप एनालिसिस करने वाले लोग हैं, हो सकता है आपके एनालिसिस में ये बातें दुरुस्त ना हो। सही। कायरा साहब, उस वक्त जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा था, जिसका आपने 2 मरतबा जिक्र किया, सियासी जमातों के लोगों को इमरान खान साहब के ज़माने में, उनके जाने के बाद, और यही आपने कहा कि बुनियाद भी थी इस फिक्र की कि इनकी हुकूमत को हटाया जाना चाहिए, उनके हटाए जाने के बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी केसेस में इजाफा हुआ या कमी हुई? सर, पहली बात तो ये मैंने ये नहीं कहा। सर, ये कहा वन ऑफ द रीजंस ये नहीं थी, एक वजह वन ऑफ द रीजंस का है ना। आपने ये मैंने कहा एक वजह, आपने ये नहीं कहा। अच्छा चलिए, आपने कहा आपने ये, तो वो टोटलिटी में मैंने नहीं कहा। मैंने उसकी बहुत बड़ी रीजन आपको पाकिस्तान की सालमियत के बारे में भी किया, मैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का भी जिक्र फरमाया। अब अर्ज ये है कि उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, उस PDM की गवर्नमेंट में कौन से लीडर को पकड़ के हमने गिरफ्तार किया बताइए? खान साहब के खिलाफ केसेस बने, उनके केसेस अदालतों में है, अदालतें उन्हें इंसाफ दे रही हैं। और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है या कहीं हाई हैंडेडनेस हुई है तो बिल्कुल हमने एक जमात के तौर पे कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, कल हमारे साथ होता रहा तो जुल्म है। हाँ, अगर फेयरली
केसेस उनके चलने चाहिए, अदालतें बैठी हुई हैं, अदालतें अपना केसेस सुन रही हैं और उनको रिलीफ भी दे रही हैं, ये नहीं है कि रिलीफ नहीं दे रही। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।